बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। जब मेरी उम्र के लोग स्कूल में पढ़ते थे तो उस ज़माने में गली मोहल्लों में फ़कीर सदा लगाया करते थे और उसमें क़यामत से डराया करते थे कि मुसलमानों, नमाज़ों के लिए होशियार हो जाओ या गुनाहों से बाज आ जाओ, क़यामत आने वाली है। पूरी नज़म में ऐसे वाक़यात बयान किए जाते थे कि लोग एक मरतबा तो बहरहाल डर जाते थे कुछ देर के लिए, और वाक़ई उनको ये महसूस होता था, ये लगने लगता था कि क़यामत दूर नहीं है, जल्दी आ जाएगी। अब तो ज़माना बदल गया, आपको क़यामत की कहानी को सुनाए तो कुछ सुनेगा नहीं, और अगर सुनेगा तो हँसेगा कि इस ज़माने में ये कैसी बातें कर रहे हैं लोग। अब इस तरह की बातें आम तौर पर आवाम नहीं सुनते। मख़सूस मज़हबी मजालिस में एक टेस्ट के लोग जाते हैं और बाकी लोग जो है वो इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं करते। तो ये बात इसलिए याद आ गई कि जो हालात पाकिस्तान पर आने वाले हैं, अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी, वो एक मिनी क़यामत या जिसको कहा जाता है कि छोटी क़यामत से कम नहीं है, और बहुत डरावने हालात हैं। और अगर उनकी तफ़सील बयान की जाए तो काफ़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। तो जहाँ तक उसके एक अंदरूनी पहलू है और बैरूनी, और दूसरा बैरूनी पहलू है, और दोनों पहलुओं के ज़िम्मेदार ये हुक्मरान हैं। ये अभी मैं आपको साफ़ करके बताऊँगा। और पहला हिस्सा तो है अंदरूनी मामलात का, वो आपकी कुछ इल्म में है और कुछ शायद नई बातें इस ज़िम्मन में आ जाएँ। तो मईशत की जो सूरत हाल है वो अब ज़्यादा बिगड़ेगी, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत टैक्सों पर टैक्स लगाई जा रही है, और अब इसने जो ताज़ा 35% टैक्स लगाया है उसका मतलब यह है कि जिस बेचारे की आमदनी 50,000 है, इमरान खान ज़बरदस्ती उसमें से 25,000 बिजली के नाम पर ले जाएगा। इसलिए कि जब बिजली का बिल 20,000 का होगा या 18,000 का होगा, तो इमरान खान ने जो 2-3 टैक्स नए लगा दिए, उनके नतीजे में वो बिल 30,000 का हो जाएगा। जो लोग ये सोचते थे कि सर्दियों में बिजली का बिल कम आएगा, कुछ सुकून का सांस मिलेगा, तो उन्हें घबरा जाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में भी बिजली का बिल उतना ही आएगा जितना माजी में 2-4 साल पहले गर्मियों में आया करता था। क्योंकि कुछ भी आप कर लें, आपको 3-4 नए टैक्स देने पड़ेंगे, जिनमें ये एक नया इजाफा इनकम टैक्स का हुआ है। और ये इतना ज़ालिमाना और बेजवाज़ और गैर कानूनी है कि इसकी तफसील आपको बताई जाए तो आप गुस्से में अपने होंठ कांटने लगेंगे, क्योंकि इसमें ये तय कर लिया गया है कि तमाम आम आबादी टैक्स नहीं देती, लिहाजा सब पर टैक्स लगाना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान की 50% आबादी है जो इनकम टैक्स जिन पर लागू ही नहीं होता। मसलन कोई रेहड़ी वाले हैं, दुकानदार हैं, मजदूर हैं, जिसके घर में भी बिजली है, हुकूमत ने उनको टैक्स का अहल करार देकर उन पर इनकम टैक्स लगा दिया है। जो मजदूर जिसकी बिजली का बिल 6,000 आता है, उस पर भी ये इनकम टैक्स लगेगा। ये जुल्म है और अंधेर लग रही है। खैर, ये तो बात फिर लंबी हो जाएगी, इस पर मैं बात नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि जब ये इतनी ज़्यादा आमदनी लोगों के जेब से निकाल ली जाएगी, तो मतलब ये है कि उनकी आमदनी कम हो गई, और फिर ये डॉलर का महंगा होना और पेट्रोल का महंगा होना और बिजली का महंगा होना, इनके नतीजे में महंगाई बढ़ेगी। यानी एक तरफ आम आदमी की जेब में पैसे कम रह जाएंगे, और दूसरी तरफ बुनियादी चीज़ें खरीदने के लिए उसे जितने पैसे चाहिए वो बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। यानी अगर पहले कोई आदमी अपनी ज़रूरत की चीज़ें 5,000 में ख़रीद लेता था, किचन समेत दूसरी चीज़ें 5,000 में ख़रीद लेता था, तो अब वो चीज़ें उसको मिलेगी 8,000 में या 10,000 में। गोया कि उसके पास ये 5,000 का ये डेफिसिट हो गया, और दूसरा 5,000 ये इमरान खान ने उसकी जेब काट ली कि टैक्स लगाकर। गोया कि उसका डेफिसिट जो है 15,000 हो गया। तो ये 15,000 वो कहाँ से लाएगा, जब उसकी आमदनी 50,000 है, वो सारी की सारी खर्च हो जाती है। और इसी तरह अभी आने वाले दिनों में महंगाई ने और बढ़ना है, क्योंकि ये जो पेट्रोल महंगा की है 5 रुपये लीटर के हिसाब से, उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट की ज़िम्मन में बिजली और महंगी होगी, और जब बिजली और महंगी होगी तो पेट्रोल भी महंगा हो गया, तो दूसरी चीज़ें भी महंगी होगी। यानी कि कुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है और आमदनी भी कम होती जा रही है। यानी जितनी महंगाई बढ़ रही है उसी तनासब से आमदनी कम हो रही है। इमरान खान जेब काट लेता है। तो ये जेब कतरों की हुकूमत अवाम को उस पोजीशन पे ले जा रही है जिसको कहते हैं कि जब बिल्ली के पास अब भागने का कोई रास्ता ना हो तो वो मालिक का मुंह नोच लेती है। यानी बिल्ली को कमरे में बंद करके आप उसे मारना शुरू कर दें, तो फिर वो बेचारी मरने से पहले 1-2 पंजे तो ज़रूर मारेगी। तो अवाम को इमरान खान इस पोजीशन पे ले जा रहा है। तंग आमद बजंग आमद इसी को कहते हैं। तो ये अंदरूनी अनारकी पैदा हो रही है, और इसके और बहुत सारे पहलू हैं जिसकी तफसील में बताऊँगा तो वो प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक बात कि करंट अकाउंट खसारा तशवीशनाक हद तक बढ़ गया है। इस महीने जो महीना गुजरा है, इसमें ये करंट अकाउंट खसारा $1.5 अरब का हुआ है,
اور اس خسارے کی ذمہ دار عمران حکومت اس لیے ہے کہ اس نے زراعت تباہ کر دی، اور درآمدات میں جہاں ان کا یہ پوسٹ کلاس جو ہے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی، ان کے میک اپ اور لگژری آئٹمز جو ہیں وہ بہت زیادہ درآمد ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف زراعت کو تباہ کرنے کی وجہ سے گندم، چینی، ہر چیز یہ درآمد کر رہے ہیں۔ تو جب امپورٹ بل اتنا زیادہ بڑھ جائے گا تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ خطرناک حدوں کو چھونے لگے گا، اور وہ چھو رہا ہے۔ یہ وہی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو گزشتہ سال کسی وجہ سے درآمدات انہوں نے کچھ کم کی تھی اور برآمدات اتفاق سے بڑھ گئی تھی، تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پچھلے سال ختم ہو گیا تھا، بلکہ حکومت کے دعوے کے مطابق سرپلس ہو گیا تھا، اور اس پر عمران خان نے ایک خطاب بھی کیا تھا، اور اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار بھی چھپے تھے، اور تمام وزیروں اور ترجمانوں نے لمبی لمبی پریس کانفرنسیں بھی کی تھی۔ لیکن وہ 1-2 مہینے کے بعد تھی، اس کے بعد سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پھر سے بڑھنے لگا ہے، اور اس مہینے یہ $1.5 ارب کا ایک مہینے میں خسارہ ہو گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو اتنی گرم سچویشن ہے معیشت کی، کہ اس میں ملک کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوگی اس کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں رہے گا، اور اس کا جو انجام ہوگا اس پر کچھ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کیا انجام ہوگا۔ اور بیرونی صورتحال میں انہوں نے جو ایک نئی مصیبت کو دعوت دی ہے وہ یہ ہے امریکہ اور یورپ کی طرف سے پاکستان کا، جس کو کہتے ہیں نا کہ کچھ چیز فکس اپ کرنا، کیونکہ دنیا میں ایک تاثر پیدا کیا ہے عمران خان نے، جو کہ غلط تاثر ہے۔ وہ میں بتاتا ہوں کیا تاثر ہے۔ جب طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا تو چاہے انہوں نے اپنے زور بازو سے فتح کیا، چاہے امریکہ نے خود انہیں اپنی غلطیوں سے موقع دیا، جو بھی ہے وہ اس میں کسی اور کا کریڈٹ نہیں ہے، پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس فتح میں۔ پاکستان تو طالبان کا آخر تک مخالف رہا، اور اب بھی پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ طالبان کے اندر دھڑی بندی کو تقویت دے کر ان کو لڑا دیا جائے۔ تو یہ صورتحال تھی، لیکن بھارت اور ایران پاکستان کی دشمنی میں انہوں نے ایک کمپین چلائی۔ طالبان نے جو کچھ کیا ہے پاکستانی کمانڈوز کی مدد سے کیا ہے، اور پاکستان کے طیارے افغانستان پہنچ کر بمباری کرتے رہے، اور پاکستان کے فوجی وردی بدل کر دوسرے لباس میں طالبان کے ساتھ لڑتے رہے۔ 100% جھوٹ، جس کا اس پروپیگنڈا کا مقصد تھا پاکستان کو نقصان پہنچانا، اور مغرب سے، امریکہ سے، اور خاص طور پر یورپی یونین سے پاکستان کے خلاف پابندیاں لگوانا، یہ ان کی سازش تھی۔ اور یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ بہرحال یہ بھارت اور ایران پاکستان کے مخالف ہے، تو مخالفوں کے پروپیگنڈے میں وزن خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ مخالفت کے ایلیمنٹ کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو مخالف ہے، انہوں نے تو ایسی بات کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن اس پروپیگنڈے کو صحیح ثابت کر دیا جب عمران خان نے طالبان کی فتح مکمل ہونے کے بعد، عمران خان نے، اس کی پارٹی کی وزیروں نے، اس کی صدر مملکت نے، اور دوسرے ذمہ دار لوگوں نے ایک تاثر دینا شروع کر دیا کہ جیسے ہم جیت گئے ہیں، اور یہ طالبان کو ہم نے جتوایا ہے، اور طالبان کو ہم نے یہ افغانستان میں بھارت کو شکست دے دی ہے، فلاں کو، امریکہ کو شکست دے دی ہے، فلاں کو شکست دے دی ہے۔ یعنی گویا کہ جب یہ الزامات جو بھارت اور ایران نے لگائے تھے ان کو پاکستان کے ان اعترافی بیانات نے صحیح ثابت کر دیا، تقویت دے دی۔ اور یہ بیان حکومت کی طرف سے آئے ہیں، حکومتی پارٹی کی طرف سے آئے ہیں، اور حکومتی پارٹی کے اینکر پرسن جو ٹی وی پر بیٹھے ہیں ان میں بالخصوص زیادہ تر ریٹائرڈ بزرگوار ہیں، وہ انہوں نے ان کو تقویت دی ہے۔ پاکستانی فوج نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، ISI نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ فتح ہم نے دلوائی ہے، یہ افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہم نے کرایا ہے۔ پاکستانی فوج میں اس میں بالکل فریق نہیں ہے، یہ ساری کارروائی پاکستانی گورنمنٹ نے کی ہے۔ اور ناظرین، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے گرد شکنجہ کسنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہے، اور اس کی ایک نشانی جو بلوم برگ ہے، جس کی جو خبریں ہوتی ہیں یا جس کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں، جس کے اداریے اور مطالبات ہوتے ہیں، وہ دراصل امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ارادوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، علامات ہوتی ہیں۔ تو بلوم برگ نے یہ لکھا ہے، خلاصہ میں اس کو بتاتا ہوں، کہ پاکستان نے دوغلی گیم کی، پاکستان نے افغانستان میں امریکہ کے ساتھ دغا کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، اب پاکستان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اور بلوم برگ نے اداریے میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان کی ساری امداد بند کر دی جائے، اور IMF اور ورلڈ بینک جو قرضے دے رہے ہیں وہ بھی ختم کیے جائے۔ یعنی یہ مطالبہ ہے، لیکن اس مطالبے کو آپ مطالبہ مت سمجھیے، یہ انڈیکیشن سمجھیے جو آنے والے حالات کی ہے۔ اور ان حالات میں جبکہ پاکستان معاشی طور پر عمران خان نے دیوالیہ ملک بنا دیا ہے، اس حد تک دیوالیہ ملک بنا دیا کہ میں نے پرسوں کی بات ہے جب یہ خبر آئی کہ پرسوں یا 2-3 دن پہلے کی بات ہے، جس دن پٹرول مہنگا ہوا، 1 روپے کے بجائے 5 روپے مہنگا ہوا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ خزانہ تو خالی کر دیا انہوں نے، تو اگر یہ 5 روپے نہیں کرتے تو مارے جائیں گے۔
यानी पाकिस्तानी मईशत की हालत ये हो गई है कि अब गरीबों की जेब काट कर, उनका पेट काट कर ये हुकूमत चलाई जा रही है। और ऐसे में IMF की इमदाद बंद हो जाती है या वर्ल्ड बैंक की इमदाद बंद हो जाती है या पाकिस्तान पर कोई दूसरी किस्म की पाबंदियाँ या किसी तरह का एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? क्या ये फिर अपने हवाई जहाज़ बेचेगा, उनको गिरवी रखेगा? मोटरवेज तक तो इन्होंने गिरवी रख दी इमरान खान ने। तो ये एक बहुत भयानक तस्वीर है जिसका मतलब ये है कि इमरान खान पाकिस्तान को उस मंजिल पर लेकर जा रहा है जहां लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी, फाकों की जद में कौम आ जाएगी और फिर उसके बाद लोग एक दूसरे का गला काटेंगे, सिविल वार, खाना जंगी, अनारकी, यानी एक तबाहकुन तस्वीर है, एक क़यामत की तस्वीर है जो हमें नज़र आ रही है। तो नाज़रीन, इससे अब हम लोग क्या कर सकते हैं सिवाय इस बात की कि खुदा से दुआ करें कि या अल्लाह ये क़यामत टाल दे, क्योंकि हमें कोई और तो वाली वारिस नज़र नहीं आता। अपोजिशन जो है उसने कुछ अंगड़ाई ली है और इस बात को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ दुआ के साथ। लेकिन अपोजिशन जो कुछ कर रही है उससे कुछ इशारे मिलते हैं कि कोई ना कोई पख्तो पज़ हो रही है। मसलन शहबाज शरीफ जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानात नहीं दिया करते अमूमन, और अगर देते भी हैं तो एकेडमिक किस्म के बड़े बेज़रर ठंडे मीठे, जिनको PTI वाले भी हंस कर कबूल कर लेते हैं, सुन लेते हैं। लेकिन उन्होंने कल जो सियालकोट में बात की है वो उसका लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो नवाज़ शरीफ का लहजा था। अब आप इसकी तशरीह क्या करते हैं? हो सकता है आप ये कहें कि शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ के बयानिए पर आ गए हैं या उनमें जुर्रत आ गई है, और लेकिन एक तशरीह इसकी ये भी हो सकती है कि शहबाज शरीफ ने स्मेल कर लिया है हालात की तब्दीली को, मामलात के रुख बदलने को, क्योंकि मामलात का रुख कुछ ना कुछ तो बदला हुआ है जिसकी 10 निशानियाँ मैं बता सकता हूँ। प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक निशानी भी बताकर उस पर इक्तफा करता हूँ। वो ये है कि इमरान खान मीडिया का डार्लिंग था। मीडिया पर इमरान खान के खिलाफ तनकीद नहीं होती थी। नवाज शरीफ पर, मरीम नवाज पर, कलसूम नवाज पर, उनके घर के अंदरूनी हालात तक टीवी पर डिस्कस होते थे। लेकिन जब इमरान खान का मसला आता था तो वही मीडिया पर्सन ये कहते थे कि भाई हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करते। अपोजिशन की लीडरों की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुतान की हद तक ये जाने वाले लोग, जब इमरान खान का नाम आता था तो कहते थे कि नहीं, ये ज़ाती ज़िंदगी है। अमेरिका के मुकदमे का हवाला दो, ज़ाती ज़िंदगी है। रेहाम खान की किताब का हवाला दो, ये ज़ाती ज़िंदगी है। यानी बड़ी बड़ी शर्मनाक बातें जो ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी हैं उन पर ये बात नहीं करने देते थे। तो अब आपने देखा कि क्या मीडिया में अब भी डार्लिंग है। अब टीवी पर इमरान खान के हक में बोलने वाले प्रोग्राम का मौजू ही बदल देते हैं, वो किसी और मौजू पर बात करते हैं। इमरान खान के खिलाफ वो बात नहीं करते। एक हिस्सा मीडिया का पहले से ज़्यादा जुर्रत के साथ इमरान खान पर तनकीद कर रहा है, उसकी माशी पॉलिसी पर तनकीद कर रहा है, खारजा पॉलिसी पर उसने जो पाकिस्तान को एक अदीमुल मिसाल तबाही से हमकिनार किया। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला रह गया है, कोई मुल्क हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ से शाह महमूद कुरैशी ने तालिबान से फरमाइश की कि मैं दौरे पर आ जाऊं, तो उन्होंने कह दिया बिल्कुल आने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम आपको वेलकम नहीं कहेंगे। यही वजह है कि तालिबान की लीडर कतर वालों से टेलीफोन पर लंबे लंबे मुज़ाकरात कर रहे हैं। आधे घंटे का टेलीफोन अमीर कतर को कर रहे हैं, और सऊदी अरब से मुज़ाकर इनके टेलीफोन चल रहे हैं, तुर्की वालों से इनके टेलीफोन चल रहे हैं, लेकिन वो नहीं लिफ्ट करा रहे। तो इमरान खान को और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को या पाकिस्तान के किसी और को, सिर्फ हमारे ISI के चीफ गए थे, वहाँ तालिबान के कुछ नुमाइंदों ने, क़यादत ने नहीं, उनसे मुलाकात की और जो मुतालबा उन्होंने किया था वो उन्होंने मानने से बड़े हुस्न अखलाक के साथ इनकार कर दिया, माजरत कर ली। और इसके अलावा तालिबान का पाकिस्तान से कोई ख़ास रब्ता नहीं, वो पाकिस्तान को लिफ्ट कराने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान की तरफ से जो बयानात दिए जा रहे हैं उनसे मुश्तल है और तंग है। तो बात लंबी हो गई। शहबाज शरीफ ने जो फ़िक्रे कहे हैं उनमें 2-3 फ़िक्रे बहुत ही अहम हैं, बहुत ही अहम और माने खेज़, और वो उन्होंने सोच समझ कर कहे। इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ ने एक लाइन इख्तियार कर ली है। अब इसकी आप तशरीह चाहे ये कर लें कि वो नवाज शरीफ के बयानिए पर आ गए हैं, चाहे वो ये कर लें कि उन्होंने हालात को स्मेल करते हुए अपनी लाइन नए सिरे से तय कर ली है। यहाँ पर मुस्लिम लीग के दाखिली इख्तलाफात का जिक्र भी किया जा सकता है, लेकिन वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर ये इल्म है कि ये इख्तलाफात एक दायरे के अंदर हैं और इसमें सिमट जाएंगे, इस दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे। तो शहबाज शरीफ ने क्या कहा? पहली बात तो उन्होंने ये की कि मईशत को तबाह कर दिया है और आवाम को ज़िंदा रहने के हक़ से महरूम किया जा रहा है। तो इस वक्त ये जो है वक्त जो है ये लड़ाई का वक्त है, इस हुकूमत से लड़ने का वक्त आ गया है। मतलब ये है कि 3 साल तक इस हुकूमत को
शहबाज शरीफ ने जितनी भी रियायती नंबर देने थे दे दिए। अब वो रियायती नंबर देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो लड़ाई की बात कर रहे हैं, और लड़ाई की बात बिलावल ने भी की है कि महंगाई के ख़िलाफ़ आवाम को सड़कों पर निकलना होगा। दूसरी बात उन्होंने कंटोनमेंट्स बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से की, जिसके बारे में एक दिलचस्प छोटी सी बात मैं ये बता दूं कि मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान से पख्तूनख्वा वगैरह को मिलाकर इमरान खान ने ज़्यादा सीटें हासिल की हैं 60 और मुस्लिम लीग ने 59, यानी एक सीट की कमी है। लेकिन वोट मुस्लिम लीग के ज़्यादा है। मुस्लिम लीग ने 27% वोट हासिल किए हैं और PTI ने 26% वोट हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी ने 6% वोट हासिल किए हैं और आज़ाद उम्मीदवारों ने 20% वोट हासिल किए हैं। और पंजाब में जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उनमें अक्सरियत मुस्लिम लीग नून के लोगों की थी और कुछ चंद एक लोग आज़ाद थे वाक़यतन जो काफ लीग में शामिल हो रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि यानी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में अहम बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कोई हुक्मरान जमात इलेक्शन जीतने से महरूम रही, वरना पाकिस्तान की रवायत यह है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो भले से पूरे मुल्क में उसके खिलाफ तहरीक चल रही हो, बल्दियाती इंतखाबात वही जीतेगी। इसी तरह मुस्लिम लीग के साथ भी होता है। तो शहबाज शरीफ ने कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन के हवाले से ये एक फ़िक्रा कहा, बहुत ही मानेखेज और बहुत ही अहम। कहा कि PTI जिस इलाके में पैदा हुई थी, जो उसकी जन्मभूमि है, वहाँ हार गई। ये उसके हल्का इंतखाबात, क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड में डिफेंस आता है, कैंट के एरिया आते हैं जो सारे फौजी इलाके हैं। तो यही आम तसव्वुर है, सबके सामने है कि PTI फौज ने बनाई या ISI ने बनाई। और ये तो कोई राज की बात नहीं है कि ज़हीरुल इस्लाम जनरल पाशा और रेमंड डेविस को जिसने रिहा कराया था, तो ये दोनों जर्नैल हैं, ये अपनी अपनी ज़बानी में PTI को बनाने में मसरूफ़ रहे। और उसमें एक रिटायर्ड जनरल की हमायत भी हासिल थी, मरहूम हमीद गुल की। हमीद गुल एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे। पता नहीं उन्होंने इस एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम, एंटी ह्यूमैनिटी इस पार्टी को बनाने में अपना किरदार क्यों अदा किया। बहरहाल उनका किरदार मुख्तसर था, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, कुछ वक्त के लिए था। और उसी वक्त के दौरान उन्होंने अब्दुलसत्तार ईदी को धमकी दी थी कि PTI में शामिल हो जाओ, तो ये उनका भी किरदार था। तो हमीद गुल, ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा का नाम तो आता है। और ये कंट्रोलमेंट एरिया की बात जो शहबाज शरीफ ने की है वो मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, उन्होंने कर दी। और ये बड़ी अहम बात है। इसको उन लोगों ने भी सुना जिनका ताल्लुक कंट्रोलमेंट बोर्ड से है, और इसको इमरान खान ने भी सुना और आवाम ने भी सुना। तो मतलब ये है कि शहबाज शरीफ की लाइन वाकई बदल गई है, और ये एक बड़ी अहम और मानेखेज बात है। तो इस बात को शहबाज शरीफ के इस ऐलान के साथ कि अब इस हुकूमत से, इस ज़ालिम हुकूमत से, इस डाकू हुकूमत से, ये उनके अल्फाज हैं, लड़ने का वक्त आ गया है। इस बयान को आप आइंदा की नक्शा-कशी से मिलाइए और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के मामला से मिलाइए, जहाँ मामलात इमरान खान के सरपरस्तों के काबू में नहीं आ रहे। 1-2 दिन में बलूचिस्तान की सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। नाज़रीन, इसी पर आज का मिलाद ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।